श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत गणराज्य की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आजादी के बाद यह पहली बार है कि जनजातीय समाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति किसी जाति वर्ग का नहीं होता, बल्कि पूरे देश का होता है। लेकिन फिर भी द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के बाद यह उम्मीद अवश्य जगी है कि अब देश में जनजातियों को अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति ऐसी है जिसे 50 सालों के संघर्ष के बाद भी उसका अधिकार नहीं मिल सका। मैं बात कर रहा हूं सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाली हाटी जनजाति की, जो आज भी जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर संघर्षरत है। इसी हाटी जनजाति से जुड़े लोग जो कभी टॉन्स नदी क्रॉस करके जौनसार बाबर के क्षेत्र में रहने चले गए थे, उन्हें उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने जनजाति दर्जा दे दिया था। यानी एक समुदाय के कुछ लोगों को जनजाति के लाभ मिल रहे हैं और कुछ लोग इससे वंचित है। इसी अधिकार की मांग को लेकर एक लंबा और शांतिपूर्ण आंदोलन चला, जिसे हाटी आंदोलन कहा गया। हाटी आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि हालांकि ट्राइबल कमीशन द्वारा 1979 में ही हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की रिकमेंडेशन की जा चुकी थी और उस संवैधानिक संस्था द्वारा की गई रिकमेंडेशन को मानना केंद्र सरकार के लिए बाध्य होता है। यानी कि जो सरकार है वो इसे मानने के लिए बाध्य है। देश की संवैधानिक संस्था इस समुदाय को कई वर्षों पहले जनजाति मान चुकी है और इसका सिर्फ इंप्लीमेंटेशन अब बाकी है। इसके अलावा जो दोनों बड़े प्रदेश के राजनीतिक दल है, दोनों ने अपने चुनाव में हाटी समुदाय को उसका अधिकार दिलवाने का वादा किया था। सत्ताधारी भाजपा तो कई बार इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा भी बना चुकी है। इसी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अमिचंद कमल, जो केंद्रीय हाटी समिति के पिछले कई सालों से अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और जनजातीय मामलों में ही इन्होंने पीएचडी की है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे हाटी समुदाय के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। अपने मैं 1979 में आना चाहूंगा, 1979 में, जब ट्राइबल कमीशन ने रिकमेंड किया था हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जे के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन तो हो चुका है और सरकार बाध्य है उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं एक चीज और आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जो नोडल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं हम इसको, and the recommendation of constitutional body is binding on the central government. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिया में जो पहला इकट्ठा था ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, और ये 77 में जब यहाँ गवर्नमेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट थी माननीय शांता कुमार जी की अध्यक्षता में, उस समय ये मामला जो उसको भेजा गया। आज भी मैं सुबह उसकी, अगर आप उसकी रिपोर्ट, बहुत कम लोग होंगे जो उसकी ध्यान से उसकी पढ़ी होगी रिपोर्ट्स, तो उसमें उसके जो चेयरमैन थे भोला पासवान शास्त्री थे, जो कि दलित समुदाय के थे। उसके बाद टीएस नेगी इसके मेंबर थे जो हिमाचल के थे, और उन्होंने इसका दौरा भी किया हिमाचल के क्षेत्र का एज ए मेंबर और एज ए चेयरमैन ट्राइबल कमीशन। और इसके अलावा एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि उस समय जो मैं रिपोर्ट में भी पढ़ रहा था कि जो 3 लोगों ने रिप्रेजेंटेशन इसके लिए काम किया उस समय, जो नेशनल कमीशन को जो है जो डाटा देना था, उनका मार्गदर्शन करना था, उसमें सबसे पहला तो जो बालक राम जी थे, जो कि एससी कम्युनिटी के थे, शिमला से एमपी थे, उन्होंने इसको पार्लियामेंट में, मैंने आज ये आपकी जानकारी की तरह बताना चाहता हूँ कि बालक राम जी ने ये पार्लियामेंट में उठाया और नेशनल कमीशन से रिक्वेस्ट किया कि इस पे जो है ये किया जाए। और उसके अलावा दूसरा जो जिस व्यक्ति ने इस पे काम किया वो पर्वतीय आदिम जाति संघ है, ये सलोगड़ा में है, और रोजे इसके अध्यक्ष होते थे। उन्होंने भी बहुत इस पे काम उस कमीशन के साथ किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की हालत बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, यहाँ जो गरीब और जो लोग हैं बैकवर्ड है, और इसलिए इसको जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिलाना चाहिए विद्यमान जी। तो 1979 में इतना सब कुछ हो गया था, तो उसके बाद इतना टाइम क्यों लग गया पूरे प्रोसेस में? जो है वो आरजीआई, जो आर्मी उसकी टीम जो यहाँ पर आई थी, तो इतना टाइम क्यों लग गया उस समय? ये टाइम इसमें इसलिए लगा कि मैंने लगभग 65 से लेकर 2016 तक की स्टडी की है इसकी सारी, और सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने इकट्ठे किए।
गवर्नमेंट जी इवन हमने जो आरटीआई और इससे जो है लेटर्स भी सारे हमने लिए, हमारे पास फाइल थी। इसमें जी ठाकुर सेन की जो 82 का जिनकी चिट्ठी है, बहुत मार्मिक लेटर उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा था भाई कि ये एरिया जो है इसको इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियल अगर शेड्यूल एरिया होता है तो इसको जी पैकेज मिलेगा अंडर आर्टिकल ग्राटी डेट इसको स्पेशल मिलेगी, इसका बजट इसका बढ़ जाए। तो जी 82 में एज ए स्पीकर भी इन्होंने लिखा। लेकिन गवर्नमेंट जैसे ये गई उसके बाद ये बिल्कुल बंद हो गया काम 82 के बाद। और आप जी हैरान होंगे कि 82 के बाद ये जो मामला दोबारा बिल्कुल बंद रहा ये 10 साल। और 10 साल के बाद ये आप, और इसका हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट विद्यमान है, हमने इसका पूरा जी डॉक्यूमेंटेशन भी किया है रिपोर्ट में। मैंने जो उसकी, तो उसके बाद जब ये शांता कुमार की गवर्नमेंट दोबारा जब बनी तो उस जी समय 3 लोगों ने एक पटिशन दी। 3 एमएलए हमारे थे, जिसमें रूप सिंह जी थे जो रिजर्व से रेणुका से थे, श्यामा जी शर्मा नाहन से थी, और नेगी जी जो है शिलाई से थे। इन्होंने स्पीकर टीएस नेगी को एक पटिशन दी, दोबारा टीएस नेगी स्पीकर बन गए, और शांता कुमार की गवर्नमेंट दोबारा बन गई 10 साल बाद। तो टीएस नेगी ने जो ये पटिशन सुनी, और पटिशन सुनने के बाद जो डिटेल उन्होंने सेक्रेटरी ट्राइबल सेक्रेटरी वेलफेयर को इमीडिएट ऑर्डर किए। इस ट्राइबल एरिया और शेड्यूल ट्राइब घोषित होने से वहां के जो बाशिंदे हैं उनको क्या लाभ मिलेंगे, सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। 2 चीजें इसमें जो है एक है शेड्यूल ट्राइब और एक है जी शेड्यूल एरिया। तो इनके बीच फर्क शेड्यूल भी बता ट्राइब, दें। हाँ जी, इनके बीच फर्क बता दें, हमारे दर्शकों को स्पष्ट हो हाँ, जाएगा। इसमें ये फर्क है कि जहां पर आबादी 50% से ज्यादा है वो शेड्यूल ट्राइब भी होंगे और शेड्यूल एरिया भी होंगे। जैसे जी ट्रांसगिरी है, यहाँ पर जी जो शेड्यूल ट्राइब जिनको मिल रहा है उनकी आबादी 50% से ज्यादा है। जी तो इसीलिए यहाँ पे जो है शेड्यूल ट्राइब भी मिलेगा और शेड्यूल एरिया भी मिलेगा। लेकिन कुछ जी ट्राइब तो हिमाचल में बहुत जगह है, कांगड़ा में भी है, नाहन में भी है, लेकिन उनकी आबादी जो दूसरी आबादी से जो है बहुत कम है, हाँ, 50% जी से बहुत ज्यादा कम है। तो एक जी तो शेड्यूल एरिया वहीं मिलेगा जहां पर जी आबादी आपकी 50% से ज्यादा है, नंबर जी एक। नंबर दो, या दो, इसमें शेड्यूल ट्राइब में तो आपको एक जो जॉब्स है उसके लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगी। भारत सरकार की जितनी भी जॉब्स है कॉन्स्टिट्यूशनल में, चाहे वो भारत सरकार की है किसी भी स्टेट्स की है, आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब्स लेने के लिए। और जितने भी यहाँ के बच्चे हैं सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप लेके, स्कॉलर के लिए। लेकिन जो शेड्यूल एरिया सबसे ज्यादा जो बड़ा लाभ है इसमें वो है शेड्यूल एरिया का, जिसका बहुत बड़ा घाटा हमारे को हुआ है कि शेड्यूल जी एरिया में जो बजट है, एक तो स्टेट बजट 9% होना है इसमें। और अंडर जी आर्टिकल अगर आप इसको इसमें को पढ़ेंगे तो जी उसमें जो है लगभग 9% बजट हमारे को स्टेट का शेड्यूल टाइप के लिए जाता है, जो कि अभी तक लेस देन 5%। तो जी वो आपका बजट भी एक डबल होना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्पेशल प्रोविजन है कि जो ये ट्राइबल एरिया है उसके लिए अगर जी उसकी बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप करना है या वहां की, तो गारंटी रेट है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन। तो अभी क्या स्टेटस है हाटी आंदोलन का, क्या स्टेटस है? जो आपकी हाटी समुदाय की फाइल है वो कहां तक पहुंची है? क्या समझे हाटी समुदाय को, क्या एक उम्मीद की किरण दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए? और सरकार जो है कागजों पे चलती है, हमारे कागज जी जब तक मजबूत नहीं होंगे तो तब तक जो है, तो हमने इस बात पर ही बल दिया लगभग 8-9 सालों में कि जो भारत सरकार की जो रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ प्रेशर से और पॉलिटिकल इस पे काम नहीं चलेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ जी इंडिया की रिक्वायरमेंट अभी की बात की है, जो रिकमेंडेशन वो मांग रहा है, वो सारी होनी चाहिए इसमें कैबिनेट। और जी उसमें अब ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, जो रिक्वायरमेंट उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, और इसमें नेशनल कमीशन की रिकमेंडेशन तो पहले ही थी, जी और उसके बाद जो है हिमाचल की कैबिनेट की भी रिकमेंडेशन इसमें जा चुकी है, विधानसभा की यहाँ की रिकमेंडेशन जा चुकी है। तो रिकमेंडेशन तो जो पेपर रिक्वायर्ड है विभिन्न मंत्रालयों की जो क्लियरेंस है, अब तो पॉलिटिकल बिल पे है, सारा काम इन्होंने कर चुका है, हमारी गृह मंत्री से बैठक भी हो चुकी है। तो अब जी ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने और उन्होंने डिसाइड करना है। लेकिन आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि एज ए केंद्रीय हाटी समिति हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। तो हमारी जो स्थिति है
हमारी स्थिति। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कंकरेंस दे दी है। आपका जो नक्शल में आप जो कहना चाहते हैं वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया है। अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, पॉलिटिकल विल पावर पर निर्भर करता है। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ विरोध के स्वर भी जो है जनजातीय दर्जा हाटी समुदाय का जो मिलने वाला है उसके विरोध में भी जो स्वर कुछ उठ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जनजातीय दर्जा मिले, लेकिन जो हाटी समुदाय के अंदर जो सब कास्ट है, जो अनुसूचित जातियां हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए। तो क्या जनजातीय दर्जे से अनुसूचित जाति के हितों पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डाटा और भी गलत दिया जा रहा है, उसको मैं करेक्शन करता हूँ कि जो सर्वे हुआ है 2011 सेंसस पे किया गया है, जो नोडल एजेंसी जितने भी अभी तक की जो रिपोर्ट जा रही है 2011, तो 2011 में 2,53,000 यहाँ पर हमारी आबादी है और 2,53,000 में से 80,000 के करीब एससी की पॉपुलेशन, और एससी में हमारे जितने भी आते हैं लगभग 12-13 कास्ट इसमें आती है। और तो आप ये कह सकते हैं कि 80,000 कितने परसेंट है, क्योंकि बार बार ये कई लोग न्यूज में और दूसरे मीडिया वाले कहते हैं कि 40% है, कोई 45%, तो दे कॉन्स्टिट्यूटेड नियरली 30 to 31%। ये करेक्शन में करनी चाहता हूँ। दूसरी बात में जो आपको बताना चाहता हूँ, जो विरोध के स्वर है, मैंने माननीय सांसद और माननीय चेयरमैन से भी बात की शुरू, और जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो हमारा नेतृत्व तो वीरेंद्र कश्यप जी कर रहे थे, तो राजगढ़ में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। जो प्रधानमंत्री से हम दिल्ली से आए थे तो उस समय भी थोड़े कम रूप में इस पर उठे थे, तो मैंने सांसद को एक ही बात रिक्वेस्ट की थी कि आप इस स्टेज पे क्लियर कर लीजिए कि भाई इसमें, तो आपको अगर याद होगा राजगढ़ में उन्होंने क्लियर कर कहा था कि मैं इसी समुदाय का हूँ, मैं यहाँ गड़े काटने नहीं आया हूँ अपने समुदाय। पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ये मेरे तो व्यक्तिगत रूप से जियालाल जी के साथ जो है यहाँ पर कास्टें कई 10-12 कास्ट ऐसी है जिनको कई प्रकार की प्रॉब्लम रेवेन्यू में हो रही थी, हमने उसकी लिस्टें तैयार की, जैसे ये भरड़ा है, जियोर है, बेड़ा है, ढाकी है, बरड़े है, इसमें कई तरह की इनको प्रॉब्लम थी, इनको कई को सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहे थे, हमने उनकी एंट्री करवाई, हमने इनकी सूची एमपी को दी कि आने वाले टाइम में, ताकि इस तरह के जो लोग हैं बारे में तो आप खुद ही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जी, पर आपका कहना यह है कि किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हितों पर कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, सभी का जो भी पूरा हाटी समुदाय है सभी को लाभ होने वाला है। बहरहाल दोनों राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर चुनाव के समय हाटी समुदाय से वादा किया था कि उन्हें उनका अधिकार दिलवाया जाएगा। जो सत्ताधारी पार्टी है उसके तो इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा भी ये कई बार रह चुका है। तो मेरा सीधा सा सवाल डॉक्टर साहब है कि विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में आने वाले हैं, तो क्या हाटी समुदाय का जो मुद्दा है ये सिरमौर में कितना प्रभावित करेगा इन चुनावों को? देखिए, ये जो मुद्दा है लगभग 9 कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रभावित करेगा। हमने ये बात केंद्र सरकार को भी बताई है कि 5 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सिरमौर की तो हमारी है ही है, जहां पर ये बिल्कुल, और लेकिन सोलन और शिमला की तीनों जो है, जिसमें शिमला अर्बन भी है, शिमला रूरल भी है और कुसुमटी भी है, वहां भी हमारे लगभग सोलन में तो हमारे जो है 4-5 हजार से ऊपर 5 और 7 हजार के करीब लोग रहते हैं, और जो इस समय एक मत में जो खड़े हैं। लेकिन शिमला में भी जो तीनों सीटें हैं, हम अगर ये मुद्दा हमारा होता है तो हम इसमें जो है उनका समर्थन करेंगे, हमारे जो लोग हैं, और वो सारे के सारे हमारे साथ, हमारी यूनियन है वहाँ सोलन में, हमारी यूनियन है हाटी समिति की, शिमला में हमारे शिमला युवा मंच भी है और हाटी मंच भी है जो कि काम कर रहे हैं। तो हम लगभग 5 में डायरेक्टली करेंगे और 4 में अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित करेंगे। 9 सीटों पर हाटी समुदाय अपना प्रभाव डालेगा और हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने का जो परिणाम है वो हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनाव में दिखाई देगा, ये कहना है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, सिरमौर जो है पिछड़ा रहा, आपने अपनी उसमें भी कहा हाटी समुदाय पिछड़ा रहा, पिछड़ापन सहना पड़ा, पलायन सहना पड़ा, अशिक्षा रही, अंधविश्वास रहा। भविष्य क्या देखते हैं आप हाटी समुदाय का और सिरमौर जिले का? देखो, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि जो प्रिंसली स्टेट थी, जब हम आजाद हुए थे तो सिरमौर जो है समृद्ध प्रिंसली स्टेट में था, हम सबसे ऊपर थे, और आज हम सबसे नीचे। और अगर आप सर्वे देखें
दो सर्वे हुए हैं प्रति व्यक्ति आय के, प्लानिंग कमीशन ने हिमाचल ने किया, एक नीति आयोग ने एक सर्वे किया। तो मुझे तो इस जी बात का खेद होता है कि जो उन्होंने टॉप के बताए हैं उनको जो है 13 और 17 नंबर पे रखे, और सबसे नीचे जो बताए हैं वो 43 और 47 नंबर पे रखे। तो हम जो है जी आज 33 से 47 नंबर पे हम आते हैं। और जो 4 बिंदु पे है, जो नोडल एजेंसी ने रिपोर्ट 16 की भी दी थी, उसमें भी ये जी कहा गया था कि बैकवर्डनेस में जो है गरीबी में, शिक्षा में और इसमें बीमारी में, नौकरी में ये सबसे कम है। और आज भी हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आए तो हम सबसे नियर है, यानी जो ट्राइबल एरियाज है वो भी हमारे से ऊपर प्रति व्यक्ति आए। तो जी हम आने वाले, लेकिन हमारे लोग बहुत कर्मठ है। अगर इनको हमने लॉन्चिंग पैड नहीं मिला है, इस बात का हमें दुख है। और इस बात के चौसार के लोग हमारे साथ बिल्कुल खुले थे, और उनको इस बात का बार बार हमारे को कहते भी है वो कि भाई आपने यहाँ के बच्चों को लॉन्चिंग पैड नहीं दिया, और हमारे बच्चों को लॉन्चिंग पैड वहां पर मिला है, और वो बच्चे बहुत आगे निकले। तो मैं जी देखता हूँ कि अगर ये लॉन्चिंग पैड हम दे पाए, और हमें जिसका पूरा विश्वास है कि हमें मिलेगा, तो आने वाले 5 साल में आपका यह दृश्य चेंज हो जाएगा। और जी ना केवल और सबसे बड़ा जो हमारे बच्चों के अंदर बहुत हार्ड वर्किंग भी है, और वो कम्पीट करने में उनकी क्षमता है। और हमारे बच्चे भी यहाँ से बाहर की दुनिया भी देखेंगे, और इंडिया सर्विस में भी जाएंगे, और हिंदुस्तान के दूसरे जो कि हम अभी तक नहीं है। जी एक विकास का पक्ष है, एक सांस्कृतिक पक्ष भी इस मामले का रहता है। जनजातियों का संरक्षण इसलिए भी सरकार करती है कि उनकी एक पुरानी विशिष्ट संस्कृति होती है। तो मैं जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो हमें एक और फैक्ट पता लगा कि जो सिरमौरी भाषा है, जो सिरमौरी पहाड़ी है, उसको यूनेस्को ने एंडेंजर्ड लैंग्वेज की लिस्ट में डाला हुआ है कि यह भाषा कभी भी अगले 50 साल में विलुप्त हो सकती है। इसके संरक्षण के लिए भी सहायता मिलेगी क्या जनजातीय दर्जे से? देखिए, बात यह है कि कल्चरल जो लोकूल पैरामीटर जो 2002 में बने हैं जी पात्रता निश्चित करने के लिए, कि अगर आप जनजाति की पात्रता निश्चित करनी है तो लोकूल पैरामीटर, और जी 5 उसमें सबसे पहला जो है प्रिमिटिव ट्रेड्स है, कि वहां पर प्रिमिटिव ट्रेड्स है या नहीं है। और हम आज ओके देखते हैं कि अभी भी जो है पोलेंड्री है, चार्टर्ड पास्चर है, वो डिवीजन अभी भी छिंगा है, कई चीजें हैं। लेकिन दूसरी जो चीज इसमें सबसे जो उन्होंने बताई है लोकल पैरामीटर, वो डिस्टिंक्ट कल्चर है, कि आपकी जो संस्कृति है वो विभिन्नता है। उसमें विभिन्नता का मतलब है कि आपके पास दिवाली भी है तो मशराली भी है, और बूढ़ी दिवाली, ये जी तीनों चीजें आपकी चल रही है। आपके ये दुनिया हिंदुस्तान में बहुत कम जगह होगा। आपके पास जो है अतरान टीवी आती है जिसमें एक दिन में हजारों बकरे कटते हैं। ये भी एक लोकल इंस्टीट्यूशन ऑफ देवता इज वेरी वेरी पावरफुल, कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी विश्व आपका लगता है, उसमें देवता की जो है परमिशन अनिवार्य है। तो ये एक हमारी कल्चर का है। और हमने केंद्रीय आर्टी समिति ने तो हर ब्लॉक में जो है कल्चर समिति भी बनाई है, जिसमें वहाँ लोकल कलाकारों को और उसमें शामिल किया गया है। और हाँ, जो आपने भाषा की बात बताई है कि क्योंकि हमारी अपनी कोई समृद्ध लिपि नहीं है, तो ये लुप्त होने के कगार पर जरूर है, और जी इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है भाषा एवं कला। तो ये मामला भी टेकअप किया जा सकता है सरकार के साथ। जी डॉक्टर साहब, कोई आखिरी संदेश आप देना चाहें हाटी समुदाय को और सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, आखिरी संदेश आप हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, मैं कुछ एक बातें मीडिया में भी आई है, और कई जगह मैंने डिबेट में भी सुनी, उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, जी हम हमारी एक आलोचना करने का हर एक को अधिकार है, और आलोचना लोकतंत्र में होनी चाहिए। आपके व्यक्तित्व का विकास जो है, व्यक्तित्व का निखार होता है। लेकिन हम हमारी जो केंद्रीय समिति है, हम तथ्यों पर चलते हैं। हम किसी भी तरह की जो, जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, उसके बाद तो जो डिबेट कुछ आई है, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए जिसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एक शब्द प्रयोग किया कि हाथी शब्द कहीं नहीं मिलता। जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसीलिए तो हमने डिमांड की कि हाथी हमारे इसमें है, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। और रिसर्च के बाद जो है यहाँ के लोग ये बताएंगे जी कौन लोग हैं। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हाथी पर जो है पीएचडी भी हो गई है एंथ्रोपोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी में 2018। दूसरा, तो मेरा तो कहना ये है कि शिक्षित हमारा शिक्षा पर ज्यादा जोर रहेगा, और शिक्षा का अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर रहेगा, कि यहाँ पढ़ाई अच्छी हो, क्वालिटी एजुकेशन इनको मिले,
तो जातिवाद, सोशल इवल प्रैक्टिसेस, जो हमारी कई प्रकार की बुराइयां यहाँ पे हैं, वो अपने आप जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका संकल्प पूरा हो, हाटी समुदाय को उसका जो आंदोलन है वो सीधे चढ़ जाए और पिछड़ापन दूर हो। जैसा आपने कहा, शिक्षा आए, समानता आए, समरसता आए, और जो है सिरमौर का जो ट्रांसगिरी एरिया है वो पूरे हिमाचल का सिरमौर बन के उभरे। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब ने हमें कई मुद्दों से परिचित करवाया, उनके आंकड़े, उनके तथ्य, उनका जुनून, उनके कई सालों के संघर्ष को मुकम्मल बयां कर रहे थे। और ये हाटी समुदाय का संघर्ष अब भी जारी है। देखना यह है कि इस प्राचीन पहाड़ी जनजाति को उसका अधिकार मिलेगा या फिर जनजातियों के संरक्षण के सरकारी दावे हवाई बनकर रह जाएंगे। मामले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। ये हिमाचल डायरीज है और मेरा नाम है विकल्प सिंह ठाकुर। जय हिंद।